1 जून 2009 की रात थी जब एयर फ्रांस की फ्लाइट AF447 रियो डी जेनेरो से उड़ान भरती है। मंजिल थी फ्रांस की राजधानी पेरिस। फ्लाइट में 228 लोग सवार थे, 216 यात्री और 12 क्रू मेंबर। पायलट्स में थे एक अनुभवी कप्तान और 2 को पायलट्स। एयरबस A330-203 दुनिया के सबसे भरोसेमंद विमानों में से एक माना जाता है और इस फ्लाइट की टेक ऑफ बिल्कुल सामान्य रही। विमान ने रात करीब 7:29 पे रियो से उड़ान भरी और करीब 10 घंटे की जर्नी तय करनी थी। जैसे जैसे विमान अंधेरे आसमान में उड़ता गया, उसने अटलांटिक ओशन के ऊपर इंटरनेशनल एयर स्पेस में प्रवेश किया। ये वो इलाका था जहां ग्राउंड रडार कवरेज बहुत कम था और प्लेन को समय समय पर अपनी पोजीशन रेडियो के जरिए बतानी होती थी। लेकिन आधी रात के बाद कुछ ऐसा हुआ जो पूरी दुनिया को हिला देने वाला था। फ्लाइट AF447 अचानक गायब हो गई। ना कोई इमरजेंसी कॉल, ना कोई SOS, बस एक पल में जहाज रेडार से गायब हो गया। सुबह जब तक फ्लाइट पेरिस नहीं पहुंची, फ्रेंच एयर ट्रैफिक कंट्रोल को शक हो गया कि कुछ बहुत बड़ा गड़बड़ हुआ है। तुरंत फ्लाइट को मिसिंग घोषित कर दिया गया और दुनिया भर में खबर फैल गई कि एयर फ्रांस का एक बड़ा जहाज समुद्र के ऊपर गायब हो गया है। कोई नहीं समझ पाया कि आखिर ऐसा कैसे हो गया। आखिर एयरबस A330 कोई छोटा प्लेन नहीं था और उसमें तो हर वो तकनीक थी जो किसी आपात स्थिति में काम आ सके। फिर क्यों ना तो कोई चेतावनी मिली और न ही कोई बचाव का प्रयास। उधर ब्राजीलियन मिलिट्री ने सर्च ऑपरेशन शुरू किया और कुछ ही दिनों में अटलांटिक ओशन के बीचों बीच तैरते मलबे के टुकड़े मिले। एयर फ्रांस की सीटें, फ्यूल टैंक के टुकड़े और कुछ यात्री जीवन जैकेट्स बरामद हुईं। अब साफ हो गया कि फ्लाइट दुर्घटनाग्रस्त हो चुकी है, लेकिन हादसे की असली वजह क्या थी, ये एक रहस्य बन गया। ब्लैक बॉक्स यानी फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर और वॉइस रिकॉर्डर अब तक नहीं मिले थे और जब तक वो नहीं मिलते, कुछ भी पक्के तौर पर कहना मुश्किल था। इस बीच कई सिद्धांत सामने आए। कुछ ने खराब मौसम को जिम्मेदार ठहराया, कुछ ने टेक्निकल फेलियर और कुछ ने पायलट की गलती, लेकिन किसी के पास ठोस सबूत नहीं था। एयरबस A330 जैसे जहाज को बर्फीले तूफानों और आंधियों में उड़ने के लिए डिजाइन किया गया है। इस रात भी मौसम जरूर खराब था, लेकिन इतना नहीं कि जहाज एकदम से समंदर में गिर जाए। सवाल यही था कि कहीं विमान ने गलत ऊंचाई पकड़ी या फिर कोई इंस्ट्रूमेंट पिघलती बर्फ के कारण खराब हो गया। और अगर ऐसा हुआ भी तो क्या इतने अनुभवी पायलट इसे संभाल नहीं सके? दुनिया भर के एविएशन एक्सपर्ट्स, वैज्ञानिक और खोजी टीमें इस केस को समझने में जुट गईं। लेकिन असली जवाब तो समुद्र की गहराइयों में दबे उस ब्लैक बॉक्स में छिपा था जो 13,000 फीट नीचे समंदर के तल में कहीं पड़ा था। और उस तक पहुंचना एक असंभव मिशन जैसा लग रहा था। लेकिन फ्रांस की सरकार ने हार नहीं मानी। उन्होंने कई हफ्तों और फिर महीनों तक सर्च ऑपरेशन चलाया। आधुनिक सबमरीन ड्रोन, डीप सी स्कैनर, सैटेलाइट्स और इंटरनेशनल रिसर्चर्स की मदद से एक विशाल मिशन शुरू हुआ, लेकिन बार बार असफलता हाथ लगी। हर बार एक उम्मीद के साथ डुबकी लगती, लेकिन खाली हाथ लौटनी पड़ती। इस केस की जांच इतिहास की सबसे महंगी और जटिल जांचों में से एक बन चुकी थी। और इस बीच 228 परिवार हर दिन ये उम्मीद कर रहे थे कि एक दिन उन्हें सच पता चलेगा कि आखिर उनके अपने आखिरी पलों में किन हालातों का सामना कर रहे थे। जांच जारी रही। महीनों बीत गए, लेकिन ब्लैक बॉक्स का कुछ अता पता नहीं चला। समुद्र की गहराई, दबाव और तापमान की वजह से सर्च ऑपरेशन बार बार मुश्किल में पड़ जाता। साल बीतने लगे और लोगों को लगने लगा था कि शायद इस रहस्य का कभी खुलासा नहीं हो पाएगा। लेकिन 2 साल बाद मई 2011 में एक चमत्कार हुआ। फ्रेंच खोजी टीम ने गहरे समुद्र में एक रोबोटिक सबमरीन की मदद से फ्लाइट AF447 का मलबा खोज निकाला और उसके साथ ही आखिरकार ब्लैक बॉक्स भी मिल गया। ब्लैक बॉक्स मिलने के बाद जो सच्चाई सामने आई, उसने पूरी एविएशन इंडस्ट्री को हिला दिया। उस रात जब फ्लाइट तूफान के इलाके में घुसी, तब अचानक जहाज के पिटोट ट्यूब, जो हवा की रफ्तार मापते हैं, बर्फ की वजह से ब्लॉक हो गए। इससे प्लेन के कंप्यूटर को सही स्पीड का डेटा मिलना बंद हो गया। कंप्यूटर को लगा कि जहाज तेजी से नीचे जा रहा है, जबकि असल में ऐसा नहीं था। जैसे ही स्पीड इंडिकेटर फेल हुआ, ऑटो पायलट बंद हो गया और कंट्रोल को पायलट के हाथ में आ गया। उस समय कैप्टन आराम कर रहे थे और कॉकपिट में 2 को पायलट्स थे, जिनमें से एक कम अनुभव वाला पायलट था। घबराहट में उसने विमान की नाक ऊपर खींच दी, जिसे एविएशन की भाषा में स्टॉल कंडीशन कहते हैं।
स्टॉल तब होता है जब प्लेन की नाक बहुत ऊपर चली जाए और एयर फ्लो उसके विंग्स से टूट जाए। उस वक्त सबसे जरूरी होता है कि पायलट तुरंत विमान की नाक नीचे करे ताकि स्पीड बढ़े और एयर फ्लो दोबारा ठीक हो। लेकिन उसको पायलट ने उल्टा किया। वो बार बार विमान को ऊपर ही खींचता रहा। इससे प्लेन और भी धीमा होता गया और तेजी से ऊपर जाने की कोशिश करता रहा, जब तक कि वो हवा में तैरने की क्षमता खो बैठा। कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर से पता चला कि दूसरे पायलट लगातार चिल्ला रहे थे, तुम क्या कर रहे हो, नीचे करो, प्लेन स्टॉल में है। लेकिन कंफ्यूजन और पैनिक इतना ज्यादा था कि को पायलट को समझ ही नहीं आया कि असल में हो क्या रहा है। जब तक कप्तान कॉकपिट में लौटे तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अब जहाज लगभग 28,000 फीट की ऊंचाई से बिना किसी नियंत्रण के समंदर की ओर गिर रहा था। यह गिरावट करीब 3.5 मिनट तक चली, धीरे धीरे पूरी शांति के साथ, क्योंकि प्लेन में कोई इंजन फेलियर नहीं था। और फिर अंधेरे समुद्र की सतह से टकराकर विमान टुकड़ों में बिखर गया। ये जानकर हर कोई स्तब्ध रह गया कि कोई बम नहीं था, कोई आतंकवादी हमला नहीं था और न ही कोई तकनीकी गड़बड़ी जो प्लेन को उड़ने से रोकती। ये हादसा पूरी तरह इंसानी भ्रम, ट्रेनिंग की कमी और कम्युनिकेशन फेलियर की वजह से हुआ। अब सवाल उठे, इतने बड़े जहाज में 3 पायलट थे, फिर भी ऐसी गलती कैसे हुई? एयरबस जैसी कंपनी ने क्या कभी सोचा था कि एक सेंसर्स की बर्फ से ब्लॉकिंग इतनी घातक हो सकती है? और अगर जहाज खुद समझ नहीं पा रहा कि असली स्पीड क्या है, तो पायलट को ऐसी स्थिति के लिए ट्रेन क्यों नहीं किया गया? इस हादसे ने एविएशन इंडस्ट्री को झकझोर कर रख दिया। नियम बदले गए, ट्रेनिंग सिस्टम में बदलाव किया गया और खासकर फ्लाइट सिमुलेटर्स में स्टॉल रिकवरी की ट्रेनिंग को जरूरी बनाया गया। एयरबस ने पिटोट ट्यूब डिजाइन को बदला और पायलट्स को ऐसी परिस्थिति में सही निर्णय लेने की प्रक्रिया में सुधार लाया। लेकिन इन सब बदलावों की कीमत 228 लोगों की जान देकर चुकानी पड़ी। जैसे जैसे जांच पूरी होती गई, हर उस मिनट का विश्लेषण किया गया जो उस रात फ्लाइट AF447 में बीता था। रिकॉर्डिंग में पायलट्स की घबराई हुई आवाजें, ऑटोमेटिक अलार्म्स की लगातार बीपिंग और अंत में एक सन्नाटा, इन सारी चीजों ने दुनिया को झकझोर कर रख दिया। एक ऐसा जहाज जो तकनीक का चमत्कार था, इंसानी भ्रम और एक छोटी सी बर्फीली गड़बड़ी की वजह से टूटकर समंदर में समा गया। परिवार वालों के लिए यह सब जानना आसान नहीं था। 2 साल तक जिन्हें सिर्फ ये बताया गया कि फ्लाइट समंदर में गिर गई, अब वो जान रहे थे कि असल में हादसा सिर्फ एक गलती से हुआ, वो गलती जो रोकी जा सकती थी। जो पायलट उस वक्त कंट्रोल में था, उसने कभी भी स्टॉल कंडीशन को रियल टाइम में झेला नहीं था। उसे जो ट्रेनिंग दी गई थी उसमें बताया गया था कि ऐसी स्थिति में क्या करना है, लेकिन जब असल में वो स्थिति आई तो उसका दिमाग डर और कंफ्यूजन से जाम हो गया। इस हादसे ने एविएशन ट्रेनिंग पर बड़े सवाल खड़े कर दिए। एक्सपर्ट्स ने कहा, हमने पायलट्स को टेक्नोलॉजी पर इतना निर्भर बना दिया कि जब टेक्नोलॉजी फेल हुई तो इंसान खुद को बेबस महसूस करने लगा। और ये बात सिर्फ एयर फ्रांस की नहीं थी। दुनिया भर की एयरलाइनों ने महसूस किया कि उनके पायलट्स को सिर्फ सिस्टम पर निर्भर नहीं, बल्कि स्थिति को समझने और तुरंत फैसला लेने की ट्रेनिंग भी होनी चाहिए। एक और चौंकाने वाली बात यह थी कि फ्लाइट AF447 में कोई इमरजेंसी कॉल नहीं किया गया। इसका मतलब है कि पायलट्स को खुद नहीं पता था कि प्लेन किस दिशा में जा रहा है या कितनी तेजी से गिर रहा है। वो ये मानते रहे कि जहाज ऊपर उड़ रहा है, जबकि वो सीधा समंदर की ओर गिर रहा था। इंस्ट्रूमेंट्स और इंसान दोनों की सोच एक दूसरे से अलग हो चुकी थी। ब्लैक बॉक्स से यह भी साफ हुआ कि प्लेन समंदर में सीधे नाक के बल नहीं, बल्कि लगभग समतल स्थिति में गिरा था। इसलिए कई हिस्से एक दूसरे से जुड़े रहे, लेकिन टक्कर इतनी भयंकर थी कि किसी के बचने की संभावना नहीं थी। जहाज का हर कोना बिखर चुका था और उसमें बैठे लोग कुछ भी समझ पाते उससे पहले ही उनकी जिंदगी खत्म हो चुकी थी। 228 लोगों की जान सिर्फ 3 मिनट में चली गई और इन 3 मिनटों में दुनिया की सबसे सुरक्षित मानी जाने वाली तकनीक, सबसे तेज एयरलाइंस और सबसे अनुभवी पायलट्स भी कुछ नहीं कर पाए। AF447 की दुर्घटना सिर्फ एक हादसा नहीं था, ये एक सीख थी, एक चेतावनी थी कि टेक्नोलॉजी चाहे जितनी भी एडवांस क्यों ना हो, अगर इंसान को हालात से निपटने की सही ट्रेनिंग न दी जाए तो नतीजा भयावह हो सकता है। इस दुर्घटना के बाद दुनिया भर की एविएशन इंडस्ट्री जाग उठी। फ्रेंच ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन BEA ने अपनी अंतिम रिपोर्ट में साफ कहा कि हादसा मुख्य रूप से इंसानी गलती थी। पिटोट ट्यूब की विफलता ने शुरुआत की, लेकिन स्थिति को न संभाल पाना, खराब कम्युनिकेशन और सही निर्णय न ले पाना असली वजह बना।
रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि उस वक्त को पायलट ने कंट्रोल अपने पास रखा, लेकिन कप्तान को जानकारी नहीं दी कि वो क्या कर रहा है। और जब कप्तान लौटे तो उन्होंने भी नहीं समझा कि स्टिक पीछे खींची जा रही है, जिससे प्लेन लगातार स्टॉल में जा रहा है। एयर फ्रांस और एयरबस दोनों ने अपनी कमियों को स्वीकारा। एयर फ्रांस ने पायलट्स की ट्रेनिंग में बड़ा सुधार किया। अब स्टॉल रिकवरी की ट्रेनिंग रियल सिमुलेशन में दी जाने लगी। एयरबस ने पिटोट ट्यूब के मॉडल को बदला और नए, अधिक भरोसेमंद सेंसर लगाए। इसके अलावा कॉकपिट डिजाइन में भी बदलाव लाया गया, ताकि संकट की स्थिति में बेहतर संवाद और निर्णय लिया जा सके। इस हादसे के बाद इंटरनेशनल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन (ICAO) ने भी फ्लाइट ट्रेनिंग गाइडलाइंस में बड़े बदलाव किए। अब हर एयरलाइन को यह सुनिश्चित करना जरूरी हो गया कि उनके पायलट्स केवल ऑटोमेटिक सिस्टम पर निर्भर न रहें, बल्कि मैनुअल फ्लाइंग और क्रिटिकल डिसीजन मेकिंग में भी दक्ष हों। लेकिन इन बदलावों की कीमत बहुत भारी थी। 228 निर्दोष लोगों की जान, जिनमें बच्चे, वैज्ञानिक, बिजनेस प्रोफेशनल्स और परिवारों के सपने शामिल थे, एक पल में समंदर में खो गए। ब्राजील और फ्रांस में कई स्मारक बनाए गए ताकि इनकी याद हमेशा जीवित रहे। परिवारों के लिए न्याय की लड़ाई आसान नहीं थी। एयर फ्रांस और एयरबस पर मुकदमे चले। सालों बाद फ्रेंच कोर्ट ने दोनों कंपनियों को लापरवाही का दोषी तो नहीं ठहराया, लेकिन कहा कि अगर बेहतर ट्रेनिंग होती, अगर सेंसर ज्यादा भरोसेमंद होते, तो यह हादसा टल सकता था। AF147 ने दुनिया को यह सिखाया कि ओवर रिलायंस ऑन ऑटोमेशन, यानी टेक्नोलॉजी पर जरूरत से ज्यादा भरोसा, कभी कभी इंसानी सोच को कुंद कर सकता है। इस फ्लाइट की कहानी आज भी एविएशन स्कूल्स में पढ़ाई जाती है, ताकि पायलट्स समझ सकें कि आखिर सुनने और समझने में कितना फर्क होता है। 228 यात्रियों का सफर, जो एक आम रात की उड़ान की तरह शुरू हुआ था, एक गहरी सीख बनकर रह गया। उनकी याद में आज भी जब कोई जहाज अटलांटिक के ऊपर उड़ता है, तो पायलट्स और एयरलाइंस दोनों थोड़े और सजग रहते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि इस शांत समंदर के नीचे एक अनकही कहानी दबी है, जो कभी भुलाई नहीं जा सकती। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं एक और सच्ची और सस्पेंस से भरी केस स्टडी के साथ।